सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और बेसिकली मैंने एक पोल लगाया था अपने यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने पोल लगाया था कि ये जो चैनल पे आपको वीडियो चाहिए आगे में, वो आपको रिडल वाले पे चाहिए या फिर एचसी वर्मा के सॉल्यूशन के पे चाहिए। तो 88% लोगों ने लगभग इसका पोल में जवाब दिया है कि उन्हें एचसी वर्मा का सॉल्यूशन चाहिए, रिडल नहीं चाहिए। तो रिडल वाले मात्र 82 के 88 के अलावा जो भी बचे हुए थे वो सारे रिडल्स वाले थे, बट जितने भी लोग थे वो एचसी वर्मा वाले थे 88%। तो उन लोग ने फिजिक्स का सारा सॉल्यूशन कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा जब इंट्रोडक्शन देना है तो साथ में मैं आपको कुछ चैप्टर का भी समरी बता देता हूँ, ताकि उससे आपको जो भी चैप्टर 2 में क्वेश्चंस वगैरह हो उसके सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो इसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस चीजों के ऊपर सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे चैप्टर के समरी के ऊपर, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर समरी के ऊपर। तो इस चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या होता है और बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप इसमें सबसे पहले तो मुझे पढ़ने वाला जो चीज होगा वो होगा वेक्टर एंड स्केलर्स का, फिर आपका एडिशन एंड वेक्टर होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये दोनों जो चीजें हैं इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हो, वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ब्रीफली डिस्कस किया गया, पूरे डिटेल में नहीं किया गया, बट यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो चीज है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नाम का चैप्टर है और इसमें आपको मैथ्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दिया जा रहा है। यहाँ तक आपके फिजिक्स की कोई स्टार्टिंग नहीं हुई है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में। यहाँ तक जो भी चीजें हैं वो सारी आपको मैथ्स के बारे में बताई जा रही है, तो जो कि आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको उसको यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगला जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर एंड स्केलर के ऊपर। तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो हो सकता है कि वेक्टर के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाए। अगर आपके पास बहुत सारी जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। अब देखो बेसिकली यहाँ पे वेक्टर और स्केलर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वेक्टर और स्केलर के बीच में क्या फर्क होता है। अक्सर बुक्स में दिया रहता है कि वेक्टर और स्केलर जो होते हैं ना, वेक्टर का मतलब होता है वैसे चीज या वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, ठीक है। साथ में डायरेक्शन अगर होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये चीजें होती है, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। ऐसा आप समझ सकते हो कि ये 70% सही है, आपके बुक्स में दिए रहते हैं, बाकी हर जगह पे दिया रहता है, ये 70% अप्रोक्स मान सकते हो कि सही है। लेकिन इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वेक्टर का, वो क्या होता है कि जो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विल सपोर्ट वेक्टर एडिशन लॉ, या फिर वैसे क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय द यूज, या फिर या ऐसा कह सकते हो, दोज क्वांटिटी विच कैन बी एडेड बाय द यूज ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ, इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर। जिसको भी हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ के तहत ऐड कर सकते हैं उसी को वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जितना भी वेक्टर हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग जब ऐड करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक स्पेशल रूल लगाना होता है, जो कि होता है वेक्टर एडिशन लॉ। वो दो तरह का होता है, वो आप कह सकते हो। पहला होता है ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये दो लॉ होते हैं जिसका यूज करके हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग अगले स्लाइड में बात करेंगे। तो बेसिकली वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है। तो वेक्टर वैसे क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ के द्वारा ऐड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ, इसके हेल्प से हम लोग जिसको ऐड कर सकते हैं, ये हेल्प करता है जिसको ऐड करने में, उसी को हम लोग वेक्टर बोला करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन हो गया। अब मैं ये से 70% गलत सही क्यों कह रहा हूँ इस वाले डेफिनेशन को, वो देख लो। यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। यानी जितने भी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर कहलाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसे फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं कलर्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
इसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और आपको पता है कि इसका डायरेक्शन भी होता है ना? तो ये चीजें अगर यहाँ पे हम बात करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर तो यहाँ लागू हो रही है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट ये क्या है, ये वेक्टर नहीं है, ये भाई साहब स्केलर है। ठीक है, ये स्केलर होता है। अब बात कर लेते हैं अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर, तो जैसे प्रेशर, प्रेशर आपको पता है कि हर डायरेक्शन में लगता है, बहुत सारे डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होता है, मतलब ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा होता है, इसलिए हम इसे नो डायरेक्शन के रूप में कंसिडर तो करते हैं, लेकिन बात यहाँ डायरेक्शन की तो आ रही है, तो मैग्नीट्यूड भी है इसके पास और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं, तो ये भी एक तरह से वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ठीक है, और भी आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप आने वाली फ्यूचर क्लास में जाके पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल वैसे मिल जाएंगे। तो प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसको वेक्टर होना चाहिए इस डेफिनेशन के आधार पर। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ के तहत ऐड कर सकते हैं उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, और जितने भी बच गए वो स्केलर, यानी इसको अल्जेब्रिकली तरीके से हम लोग ऐड कर देते हैं, उसमें हम लोगों को कुछ ये करने की बात नहीं होती, हम लोग डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं अल्जेब्रिकली, जिसको अल्जेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे 2 + 2 4 हो गया, तो उसको हम लोग बेसिकली स्केलर बोलते हैं, उसमें हम लोग वेक्टर एडिशन लॉ को लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है। समझ आ रहा है? चलिए अब लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ से और एक होता है वेक्टर लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको लिख देता हूँ, एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग अभी पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ने चलेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, मैं आपको समरी बता रहा हूँ। तो बस आप ये जान लो कि एक ट्रायंगल लॉ से ऐड होता है और एक पैरेललोग्राम लॉ से, और इसमें टिप ऑन टेल अरेंजमेंट करना रहता है, यानी एक वेक्टर अगर ये है ए वेक्टर मान लो इसको, और ये अगर बी वेक्टर है तो इसके टिप के ऊपर इसका टेल रखा जाएगा, और फिर इन दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज कर देंगे, और जो तीसरा वेक्टर होगा वो इसके टिप से टेल से लेकर के इसके टिप तक जाएगा, और ये वाला वेक्टर इसका एडिशन हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रेड वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, दो एडजेसेंट अगल बगल हम लोग ऐसे रख देते हैं, एडजेसेंट साइड बना देते हैं, ये ए है यहाँ बी है, इसमें हम लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। अब ऐसा अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं फर्दर, इसके पैरेलल हम लोग एक यहाँ लाइन खींच देते हैं और इसके पैरेलल एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, ये वेक्टर बी के इक्विवेलेंट हो जाता है, ये वेक्टर ए के इक्विवेलेंट हो जाता है, और ये जो लाइन मिलता है हम लोगों को, इसका जो डायगोनल बोल सकते हैं इसको, वो हो जाता है आपका ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग एडिशन कर देते हैं। अब बेसिकली सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में वैसे कुछ ज्यादा चीजें नहीं डिफरेंस होती है एडिशन के तहत, एडिशन में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वही चीजें आपको सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ना रहता है, बस एक चीज यहाँ पे अलग हो जाती है जो आप देख सकते हो, जैसे a प्लस बी हम लोगों ने लिखा, ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हो। अब हम लोग लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है, तो अगर मैथ्स का यूज करें, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना? आप मैथ्स में पढ़े होगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस कंबाइन करके ये चीज लिख सकते हो, तो बेसिकली आप इसको ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट लाइक ऐड ही करना है। देखो यहाँ माइनस था, इसको भी हम लोग कैसे बना दिए, ऐड के जैसा बना दिया ना, बीच में यहाँ पे प्लस कर दिए। अब इसका क्या हो सकता है, मतलब देख सकते हो, ये मान लो कि हम लोग ए वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, और एक बी वेक्टर हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं इस साइड में, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है, आपको निकालना है ए माइनस बी, ना कि ए प्लस बी। तो मैंने यहाँ क्या किया है, ए प्लस माइनस बी, तो ये तो है बी डायरेक्शन। अब बी का डायरेक्शन बी वेक्टर का, अब आपको माइनस बी डायरेक्शन किधर मिलेगा, जस्ट इसके अपोजिट में मिलेगा, ये आपका हो गया माइनस बी का डायरेक्शन, और आप इसको इसके साथ ऐड कर दो, तब जो आएगा वो आपका सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसका एक ट्रिक ये भी है कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में, मतलब स्लाइड में बताने वाला हूँ इसका एक फॉर्मूला कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। ये आपका एडिशन वाला जो फॉर्मूला होता है, ये आप देख सकते हो, ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का, जैसे ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो आपको किस चीजों की जरूरत पड़ेगी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, वो भी जान लो आप साथ में। तो यहाँ पे आपको दो वेक्टर को ऐड करने के लिए या तो उसके कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो उसके एकदम एग्जैक्ट वैल्यू की, इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको ए का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना है वो पता होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये देखिए,
फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है? तो थीटा इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग थीटा। समझ आ रहा है? बस ये चीज आपका फॉर्मूला है। ए प्लस बी आपको अगर कोई भी वेक्टर आपके सामने दिया रहे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास दिया है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास दिया है मान लेते हैं 6, और उसके बीच का अगर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो आप जस्ट इस पे पुट कर सकते हो। ए के बदले आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर यानी 25, और बी के बदले आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर यानी 36, और प्लस 2 ए बी यानी कि 6 5 जार 30, 30 2 जार 60, 60 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना? √3/2, है ना? तो √3/2 ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो a प्लस बी आया करेगा। और वो क्या होगा? वो भी एक वेक्टर होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये a है और ये b है, तो अगर आप ऐड करोगे तो हो सकता है कि ये इस तरह में कुछ, ये लाइन, सॉरी ये लाइन तो मैं मिटा देता हूँ, ये लाइन नहीं है। तो ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हो, उसी लाइन के आसपास कोई उसका वेक्टर जो होगा वो उसी के भी आसपास कहीं पे लाई करता रहेगा, और ये वेक्टर हो जाएगा आपका a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये चीजें आप ऐड करके कर सकते हो। अब माइनस वाले के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस में फॉर्मूला लगाना है तो आप माइनस में भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, बट थीटा जो आपका गिवन रहेगा ना, मान लेते हैं थीटा 30 डिग्री है, जो भी गिवन है, थीटा को निकालने के लिए आप 180 में माइनस करके लगाओगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, बस एक चीज आपको उसमें चेंज करने का है, वो ये चेंज करने का है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कर दो, और प्लस 2ab, और यहाँ पे आप कर सकते हो कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 में माइनस करना है थीटा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ माइनस करने के लिए? जैसे मान लो कि ये इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब आप क्या क्या ऐड कर रहे हो? ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हो। तो जब हम ऐड करते हैं दो वेक्टर को, तो कौन सा एंगल चाहिए? उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा भाई? तो ये लीनियर पेयर बना रहा है जो कि 180 माइनस थीटा का होगा। तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा के बदले 180 माइनस थीटा लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई सब्ट्रैक्शन की। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या चीज जाना कि अगर दो वेक्टर है उसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, है ना? दो वेक्टर आपको दिया है, एक मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का है, मान लो एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, एक दूसरा फोर्स है जो कि 15 न्यूटन का है, और उन दोनों के बीच में कुछ एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री के आसपास। तो आप क्या कर सकते हो? उसको ऐड करके किसी एक वेक्टर में चेंज कर सकते हो, है ना? अभी तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला के तहत, तो आप वहां से आप चेंज कर सकते हो। एक वेक्टर होगा और उसका डायरेक्शन भी आप पता कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्शन का भी फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। एक डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है जो कि tan अल्फा होता है, जो कि होता है b sin थीटा इज इक्वल टू a प्लस b cos थीटा, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। तो वेक्टर का आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा, यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, और यहाँ से आपको इसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। और यही दो चीज जो चाहिए हम लोगों को वेक्टर के लिए, है ना? तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हो किसी भी वेक्टर के लिए। अब आते हैं रिजोल्यूशन के ऊपर। तो रिजोल्यूशन क्या होता है भाई साहब? तो रिजोल्यूशन, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, इसको हम लोगों को अब स्प्लिट करना है, या कह सकते हो कि उसको हम लोगों को दो भाग में बांटना है। जैसे अभी एडिशन में क्या कर रहे थे कि दो वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बना दे रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वेक्टर को ऐड करके दो वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, एक वेक्टर को एक्सप्लिट करके, सॉरी ऐड नहीं करना, एक्सप्लिट करना है, उसको दो वेक्टर बनाना है, उसी को रिजोल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो कि ये है, अब हम लोग इसको रिजोल्यूट कैसे करेंगे? रिजोल्यूशन इसका करेंगे तो करेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि दो एक्सिस होता है, वैसे तो तीन एक्सिस होता है, बट हम लोग यहाँ पे दो एक्सिस की बात करेंगे। और बिल्कुल बेसिक सा बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी जो बुक है एचसी वर्मा की, उसमें तीनों एक्सिस के ऊपर बात किया गया है, बट मैं यहाँ पे एक ही के ऊपर बात करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे देख लो, यहाँ पे आपको पता है कि ये एक्सिस होते हैं इस तरह से, और आप किसी को भी कोई भी एक्सिस मान सकते हो, जरूरी नहीं कि यही एक्स एक्सिस हो वही वाई एक्सिस हो, बट शुरू से ट्रेडिशन से ये माना जा रहा है एक्स और ये वाई, तो हम लोग भी यही मान लेते हैं अभी फिलहाल। तो ये देखिए, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके बीच का जो एंगल है ना भाई, वो है थीटा। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है वो है आपका थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, वो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है,
ये रेड वाला लाइन इसका कंपोनेंट एक हो जाएगा, और ये वाला लाइन भी उसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और इस तरह से हम लोग इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर निकाल लिए। और ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसका कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिया रहेगा इस वेक्टर का। जैसे मान लेते हैं कि इस वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है। तो इस वाले का जो कंपोनेंट होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा। और उसी तरह से अगर वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। वो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेक्टर का ए साइन थीटा। अब ये सब चीजों के बारे में आप 10th में भी पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो आप आराम से देख सकते हो कि जैसे हम लोग यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर सा लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा निकलेगा क्या, यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसको ओ मान ले तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ ये वाला जो लाइन होगा ये y1 मान लेते हैं। तो ये आपका साइन थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा ओ वाई वन, और बाय ये ए वेक्टर, राइट। तो आपका ओ वाई वन क्या हो जाएगा, ओ वाई वन ही तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ना। तो ओ वाई वन क्या हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है वो क्या आया है, एक साइन थीटा आया है ना। उसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए भी cos थीटा निकाल करके देख सकते हो। आप cos थीटा जैसे ही निकालोगे तो आपके सामने वो चीज सामने आ जाएगा कि वहां पे जो भी चीजें होती है वो एक cos थीटा वो वर्टिकल कंपोनेंट ना होकर के हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी, कि आप cos थीटा निकालोगे तो बेस करोगे तो यहाँ पे ओ वाई वन के बदले ओ एक्स वन आपको डालना रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वो आपका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट निकलेगा वो आपका निकल जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से चीजें वहां पे क्लियर होंगी आपको। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, मतलब एक वेक्टर से दो वेक्टर में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहा करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो ए कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस थीटा नहीं होता है, थीटा जिसके साथ रहेगा उसके साथ का कंपोनेंट कॉस थीटा का रहेगा, बस ये याद रखना। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल आपको मैंने बता दिया कि थीटा यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल वाला तो यहाँ पे कॉस थीटा, ऐसा नहीं। थीटा जिसके साथ रहेगा, जैसे थीटा अभी इस लाइन से चिपका हुआ है तो ये हो जाएगा कॉस का कंपोनेंट, और थीटा इसके साथ नहीं है, ये हो जाएगा साइन का कंपोनेंट। हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के ऊपर मत रहिएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट थीटा जिसके पास थीटा रहेगा वही कॉस का कंपोनेंट होगा, यानी नियरेस्ट थीटा वाला किसका कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट नियरेस्ट जिसके पास रहेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा वो कॉस का साइन का कंपोनेंट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे जो कि होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों ने क्या क्या सीखा है अभी, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर को रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, अगर एक वेक्टर को हम लोग को दो वेक्टर में बांटना रहेगा तो कैसे बांटेंगे। अब आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो देखो अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एड सब्ट्रैक्ट तो वेक्टर कर लिए, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है दो तरीके से, एक होता है डॉट और एक और होता है जो अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का। चलिए, तो एक सेकेंड। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी। अब इसमें हम लोग कैसे बात करते हैं, तो ये जो होता है ना, ये डॉट के बदले कॉस थीटा हम लोग लगा देते हैं। और ये डॉट के बदले कॉस थीटा क्यों लगाते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा यहाँ पे ऐसा होता क्यों है वो देखो, कि अगर ए और बी इसके बीच का अगर डॉट लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट या फिर बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट बी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। समझ आ रहा है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। अब इसमें एक और होता है, जो अगर कंपोनेंट अगर आपको तीनों दिया रहे, तो जैसे a इज इक्वल टू आपके पास दिया रहे कि a1x प्लस b1, या फिर आप कह सकते हो, हाँ ठीक है, b1y और प्लस c1z, और यहाँ पे आपके पास i कैप j कैप और यहाँ पे k कैप दिया रहे। और एक दूसरा वेक्टर हो जाए b, जो कि हो जाए आपका a2x i कैप प्लस b2y j कैप
प्लस C2Z के कैप, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहा है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको ऐड A डॉट B करने के लिए सिंपल सा तरीका है, बस आप क्या कर दो, इन दोनों के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो और I को हटा दो बस, ठीक है। A1 A2 x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं यहाँ से आपको x हटा देता हूँ, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा मे बी, तो यहाँ से मैं इस चीजों को हटा दे रहा हूँ। ये देखो x को मैंने हटा दिया, सिर्फ x y I j k यहाँ पे मैंने रखा है। तो A1 A2 हो गया, फिर यहाँ पे आपका B1 B2 हो जाएगा और फिर आपका C1 C2 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। A डॉट B आपको निकालना है तो बस आप क्या करो, उसके कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा हम लोगों ने किया क्यों, अब देखो इसके चीजों के ऊपर, अब देखो I डॉट I क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, तो आई डॉट आई हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई लिखना होगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर कॉस। अब देखो आई और आई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा कितना होगा आई और आई के बीच में, एग्जैक्टली 0 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 0 डिग्री, और अब यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, 1 होता है। वापस से आई आया, कॉस जीरो का वैल्यू कितना, ये भी 1 होता है। तो हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे इंटू जे करेंगे, यानी जे डॉट जे करेंगे और के डॉट के करेंगे तो उसका भी वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग आई डॉट जे करते हैं तो देखो क्या वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और फिर हम लोग आई और जे के बीच का अगर एंगल ढूंढना चाहेंगे तो आपको पता होगा क्या होता है उसके बीच का, एग्जैक्टली 90 डिग्री। आई और जे, आई क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई, और जे बोलते हैं वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को, तो जे हो जाएगा। तो इन दोनों का जब हम लोग यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू निकालेंगे, सॉरी उसके बीच का जो एंगल निकालेंगे वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का जो वैल्यू होता है थीटा का वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आपको पता है इसका वैल्यू 1, इसका ही वैल्यू 1, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप बेसिकली इसको 0 में कर दोगे और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आई डॉट जे जो भी होता है वो 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे आई डॉट जे का कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हो अच्छे से। चलिए अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है बेसिकली ए बी मैग्नीट्यूड के साथ, और यहाँ पे होता है साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो फिर वहां से आप ये चीजें आराम से कर सकते हो अगर इसका कंपोनेंट दिया रहे तो जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू आपके सामने दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस आपके सामने दे दिया है A3 के कैप। तो अगर आप b को निकालोगे तो b मान लो आपके सामने हो गया B1 आई कैप प्लस यहाँ पे मान लो B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अगर आपको इसका A क्रॉस B निकालना है ना तो आप इसको मैट्रिक्स में चेंज कर दो, यहाँ पे आप I लिखोगे, यहाँ पे J लिखोगे, यहाँ पे K लिखोगे, और यहाँ पे आप बेसिकली A1, यहाँ पे A2, यहाँ पे A3 लिखोगे, और यहाँ पे आपका B1, यहाँ पे आपका B2 और यहाँ पे आपका B3 लिखोगे, और इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। और नहीं पता है तो आप बेसिकली प्रैक्टिस जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एचसी वर्मा सर के बुक में जो दिया हुआ है वो बेसिकली दो दो पेज का दिया हुआ है। और आपको पता है कि 12th का जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल का कैलकुलस का जो सिलेबस है वो आधा बुक में वही चीजें भरी हुई है, ठीक है। आपका अप्रोक्स 50% वेटेज कह सकते हो, 40 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आता है 12th में। तो वो दो चीजों, दो पेज में तो कवर होने वाला है नहीं, बट फिर भी आप कुछ चीजें इंट्रोडक्शन के तौर पे जान सकते हो। हालांकि आपको डिटेल में सारी चीजें उस समय पढ़नी है, तो बट मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि डिफरेंशियल कैलकुलस होता क्या है। तो देख लो यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस को अगर हम लोग कुछ दूसरे नाम से पुकारना चाहें तो ये हो सकता है स्लोप। अगर कहीं पे भी स्लोप लिखा हुआ है तो आप बेसिकली उसको डिफरेंशिएशन कह सकते हो, या फिर आप इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन। या फिर एक और सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है इसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में यही पता लगाना होता है कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। चलिए हम लोग यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई एक कर्व दिया हुआ है कुछ इस तरह का, तो अब आपको क्या होगा ना कि कोई एक रेंज दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि बताओ इसका स्लोप यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप पता करने के लिए आपसे बोल दिया जाएगा।
और आपको कर्व का इक्वेशन पता रहेगा, ठीक है, इस कर्व का कोई इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन आपको पता रहेगा, गिवन रहेगा, इक्वेशन गिवन रहेगा, तो आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिख रहा है वहां पे, उसका स्लोप बताने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली आप कैसे निकालोगे, उसका स्लोप निकालने के लिए आप उसको डिफरेंशिएट कर दोगे। समझ आ गया? कभी भी किसी भी स्लोप कर्व का अगर आपको स्लोप निकालने के लिए बोला जाएगा, या रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए बोला जाएगा, या डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा, तो जस्ट आप उसको डिफरेंशिएट कर देना, है ना। तीनों में से कोई भी चीजें बोली जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ फिजिक्स के क्षेत्र में, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, तब आपको बेसिकली कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ रेट ऑफ चेंज ज्यादा बोला जाएगा। कभी भी आप चैप्टर 2 का आप बुक निकाल के देखोगे तो आपको रेट ऑफ चेंज हमेशा मिलेगा। कभी भी डिफरेंशिएशन निकालो ऐसा नहीं बोलेगा। तो आपको ये चीजें समझनी होगी। चलिए, इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है? इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों को ऐड करना रहता है बेसिकली, ठीक है। तो जब बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में मान सकते हैं। या फिर इसका दूसरा यूज होता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी अगर कर्व का आपको स्लोप दिया हुआ है तो आप स्लोप से कर्व निकाल सकते हो यहाँ पे, है ना। किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप उसका कर्व निकालने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीजें क्या होती है कि एरिया डेरिवेशन में इसका यूज किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस जिसका एरिया नहीं निकल सकता, उसका एरिया आप इंटीग्रल कैलकुलस से निकाल सकते हो। और तीसरी बातें क्या हो सकती है यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि डी एक्स किसे बोलते हैं? अ लिटिल बिट ऑफ एक्स, और लिटिल बिट ऑफ एक्स को हम लोग डी डी एक्स बोलते हैं, है ना, बिट ऑफ एक्स। आपको ट्वेल्थ में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी होगी। डी एक्स का मतलब होता है बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा पार्ट ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई बुक है, कोई कॉपी है, मान लो मेरे पास ये कोई कॉपी है। अब इस कॉपी का हम लोग हर एक पन्ना अगर हम लोग उखाड़ करके अलग से साइड कर दें, ठीक है, अलग से साइड करना, तो हर वो पन्ना dx कहलाएगा। और हर पन्ने को अगर हम लोग ऐड कर दें, साथ में चिपका दें, तो वो क्या बन जाएगा? वापस से कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा, dx का मतलब है लिटिल बिट ऑफ x, और इसी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऐड कैसे करेंगे? सम लगा करके। तो ये जो आप ये दिख रहा हो ना, ये इलोंगेटेड एस है। सम का एस, सम स्टार्ट होता है एस से, वही एस का जो सम का जो एस है वो इलोंगेटेड किया हुआ है, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल मानते हैं। और इसी को अगर जब आप पूरा ऐड कर दोगे तो ये x बन जाएगा। x मतलब कॉपी। वहां लिटिल बिट ऑफ x था, ये आप देख रहे हो वो x का छोटा सा पार्ट है, बट अभी यहाँ पे जो देख रहे हो वो x का जुड़ गया है सारा पार्ट, तो वो x बन गया है, ठीक है। dx 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 जितना भी dx था, जितना भी छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने भी दिया पेज का, वो सारी पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए, तो यहाँ पे x निकल करके सामने आया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपका सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर। अब देखो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या क्या होता है। बेसिकली सिग्निफिकेंट डिजिट वैसे डिजिट को कहते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आपका एज कितना है, ये की एज कितनी है आप ये बताओ, तो एज आप नहीं बता पाओगे अपने, एग्जैक्टली एज कितना है वो आप नहीं बता पाओगे। आप किसी ना किसी नंबर्स में आप अपना एज बताओगे। जैसे 4 साल 3 महीने, 10 साल 2 महीने, हो सकता है कि आप आज आपका बर्थडे हो तो वो अलग बात है। लेकिन बहुत कम ही चांस है कि आज आपका बर्थडे होगा, मे बी आज हो भी सकता है, चांसेस तो हैं। तो वो क्या होगा ना कि आप मुझे बताओगे कि आज मेरा जो है 10 साल और 10 मंथ हो रहा है, ठीक है, आप ऐसा बताओगे। तो यहाँ पे जो 10 मंथ है ना, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि 10 मंथ से आपका 2-3 दिन ज्यादा हो, है ना। तो एग्जैक्टली तो वैसे नंबर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। एक हो गया आपका ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी नंबर होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 to लेकर के 9 तक सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा हो गया जितना भी जीरो आता है नॉन जीरो के बीच में वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, जैसे 109, इस यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और इस टोटल नंबर में आपको टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट देखने को मिलेंगे। वही अगर 3 नंबर पे बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट, जैसे ये डेसिमल पॉइंट के राइट में और ये डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो है, तो 9 के पहले जितना ये डेसिमल और इस डिजिट के पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो दिया हुआ है तो। लेकिन हाँ, सारे जीरोस होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये जीरो से इधर होने चाहिए। यहाँ पे कोई डिजिट होगा तो सारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें बाद के डेसिमल, तो वो आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.9000, यहाँ पे ये सभी सिग्निफिकेंट होंगे।
इसमें बोला जाए सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढने के लिए तो आप बोलोगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन अगर आप इसमें बोला जाएगा तो इसमें आप बोलोगे कि इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आगे में सारा जीरो होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, पीछे में जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि टर्मिनेटिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बट इफ दे कम फ्रॉम एनी कैलकुलेशन देन दे आर सेड टू बी सिग्निफिकेंट। मतलब टर्मिनल्स जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 0 0 0 ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो कैलकुलेशन से आया तो ही उसको सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। अगला आता है कि ऑर्डर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर के साथ ऑर्डर लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 जो न्यूटन है वो आपका कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें, तो 1 2 3 4 सारे सिग्निफिकेंट है तो इसमें 4 मार्क डालेंगे। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, अभी मैंने आपको बताया कि आगे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। तो टोटल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसमें कितने होंगे, तो आप देख सकते हो कि पीछे वाले सारे जीरोस का वैल्यू होता है पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसमें बात करें तो आगे का वैल्यू नहीं होगा, पीछे का होगा 4, और ये 10 का ऑर्डर है तो इसका हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। टोटल हो जाएगा 4। इसमें कितना होगा, तो ये अगर कैलकुलेशन से आया होगा तो 4 हो सकता है, अदरवाइज इसका 2 होगा। अगर ये डायरेक्टली आया होगा तो इसका सिर्फ 2 होगा। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही जल्द आएगा और धीरे धीरे सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन आएगा। और आई होप मैं ट्राई करूंगा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका सारा एच सी वर्मा का जो चैप्टर है सर का, वो सारे चैप्टर का मैं सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो आप लोग अपने मेरे चैनल पे बने रहिए, और जहां तक हो सकता है हमें सपोर्ट करिए, और अपने चैनल अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियोस जो होंगी वो रेगुलर आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो में। बाय बाय।